Hello and welcome everyone. Today we will discuss chapter 11 Natural Calamities. Sometimes we feel unusual changes on earth crust and earth interior. अर्थ के इंटीरियर में और अर्थ के क्रस्ट में कभी कभी हम अनयूजुअल चेंजेस फील करते हैं, देखते हैं. इन अनयूजुअल चेंजेस के कारण प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ काफ़ी बहुत बड़ी मात्रा में डैमेज होती है. इन पर ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं होता है. ये कंडीशन, ये सिचुएशंस ही नेचुरल क्लैमिटीज़ कहलाती हैं. सो वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज़ इन दिस चैप्टर. There are different types of natural calamities. Let's study some of them. First one is earthquake. What is earthquake? An earthquake is a sudden vibration in earth's crust. अर्थ की क्रस्ट में होने वाले सडन वाइब्रेशन ही earthquake होते हैं. अर्थ की क्रस्ट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती है. इन पार्ट्स को ही टेक्टोनिक प्लेट्स बोला जाता है. जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे पर से कोलाइड करती हैं, एक दूसरे पर मूवमेंट करने के लिए ट्राई करती हैं, तो वहाँ से वेव्स जनरेट होती हैं. इन वेव्स को सीज्मिक वेव्स कहते हैं, जिसके कारण वाइब्रेशन होते हैं. सीज्मिक वेव्स का एक ओरिजिनेट पॉइंट होता है. इस ओरिजिन पॉइंट को ही फोकस कहा जाता है. फोकस के जस्ट ऊपर वाला पार्ट एपिसेंटर होता है. एपिसेंटर पर मैक्सिमम फोर्स रिकॉर्ड किया जाता है. एपिसेंटर में जो भी प्लेसेस होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज होता है. यू कैन सी फोकस एंड एपिसेंटर इजीली इन दिस पिक्चर. कभी कभी अर्थक्वेक आने के कुछ आवर्स बाद या फिर कुछ दिनों बाद लाइट वाइब्रेशंस या फिर ट्रीमर्स फील किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं. इन ट्रीमर्स को ही आफ्टर शॉक कहा जाता है. नाउ मेजरिंग ऑन अर्थक्वेक. मेजरिंग एन अर्थक्वेक. Look, we have two different instruments to measure earthquake: seismograph and Richter scale. Seismograph is used to measure seismic waves, while Richter scale is used to measure intensity and magnitude, direction and duration of earthquake. Richter scale is developed by चार्ल्स फ्रांसिस रिस्टर 1985. यूएससी की साइंटिस्ट थी जिन्होंने रिस्टर स्केल को डेवलप किया. इसका यूज़ अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड को मेज़र करने के लिए किया जाता है. इसमें 1 से स्टार्ट इसमें नंबरिंग होती है. नंबरिंग 1 से स्टार्ट होती है और 1 2 3 तक मिनिमम मेज़र किए जाते हैं. इट मीन्स 1 और 2 पर कोई अगर 1 और 2 रिश्टर स्केल पर कोई अर्थक्वेक मेज़र किया जाता है तो वो बिल्कुल बहुत वीक होता है. उसमें इतना डैमेज नहीं होता है, उसे इवन फील भी नहीं किया जाता. लेकिन 5 और 6 रिश्टर स्केल के जो अर्थक्वेक होते हैं वो बहुत वायलेंट होते हैं. उनसे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, प्रॉपर्टी, ह्यूमन और बहुत बड़ी मात्रा में सब चीज़ों का लॉस होता है. नाउ इफेक्ट्स एंड प्रिकॉशंस ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के समय हमें क्या करना चाहिए? लोग हम अर्थक्वेक को कम नहीं कर सकते हैं या फिर रोक नहीं सकते हैं, तो इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या प्रिकॉशंस होते हैं? देखिए, अर्थक्वेक के कारण बिल्डिंग्स में क्रैक्स आ जाती है और कभी कभी पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है. इट मीन्स वो पूरी नष्ट हो जाती है, गिर जाती है. फायर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, डैम्स टूट जाते हैं. डैम्स टूटने के कारण फ्लड आ जाती है और बिल्डिंग्स या फिर और दूसरे प्लेसेस कोलैप्स होने के कारण वो सब उसके अंदर रहने वाले लोग क्या हो जाते हैं, उसके अंदर दब जाते हैं. इट मीन्स बहुत सारे लोग इसके कारण मर जाते हैं. नाउ प्रिकॉशंस. हम अर्थक्वेक को कम नहीं कर सकते हैं, उसे रोक नहीं सकते हैं, बट क्योंकि ह्यूमन का इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है. लेकिन हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिसके कारण अर्थक्वेक से होने वाले डैमेज को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है. लोग जब भी अर्थक्वेक आए तो हमें एक सेफेस्ट प्लेस पर चले जाना चाहिए, ओपन प्लेस पर. हमें किसी भी टॉल स्ट्रक्चर के पास खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टॉल स्ट्रक्चर अर्थक्वेक के कारण आपके ऊपर गिर सकती है. इन केस अगर हम मूव नहीं कर सकते हैं, जिस प्लेस पर जहाँ हैं हम वहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हमें एक टेबल के नीचे छिप जाना चाहिए, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. तो कुछ अर्थक्वेक्स जो कि इंडिया में आए हैं और जिसके कारण बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, लाइक उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आने वाला अर्थक्वेक,
आ चुका है, जो महाराष्ट्र के लातूर में, गुजरात के भुज में जो 26 जनवरी 2001 में अर्थक्वेक आए थे, और जम्मू एंड कश्मीर में 2005 में जो अर्थक्वेक आया था, इनके कारण थाउजेंड ऑफ पीपल किल हो गए थे, उसके उनकी लाइफ का लॉस हुआ था, और करोड्स ऑफ रुपीस डिस्ट्रॉय हो गए थे। इट मीन्स इतना ज़्यादा डैमेज हो गया था। सो हमें इससे पहले प्रिकॉशंस लेकर हम इसको कम कर सकते हैं, इससे होने वाले ह्यूमन लाइफ के लॉस को कम कर सकते हैं। नाउ वोल्केनोज। अर्थ की इंटीरियर में कुछ मूवमेंट या फिर डिस्टरबेंस के कारण जो मोल्टन रॉक्स होती हैं, मोल्टन रॉक्स को मैग्मा भी बोला जाता है, ये अर्थ की क्रस्ट में कहीं क्रैक से बाहर निकलती हैं, और जब ये बाहर अर्थ की क्रस्ट पर आ जाती हैं तो ये मोल्टन रॉक्स ही या मैग्मा ही लावा कहलाता है। लावा जब ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद ये एक माउंटेन की फॉर्म ले लेता है, माउंटेन का रूप ले लेता है। ये माउंटेन का रूप ही क्या कहलाता है? वोल्केनो कहलाता है। वोल्केनो जब अर्थ की क्रस्ट से लावा ये मैग्मा बाहर आता है तो इससे बहुत बड़ी मात्रा में आसपास जो एरिया होते हैं उसमें पॉपुलेशन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, वो पूरे के पूरे एरियाज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अर्लीस्ट रिकॉर्डिंग वॉल्केनिक इरप्शन है माउंट वर्सुअस इन इटली, जिसके कारण इटली के 2 शहर सिटीज जो कि पॉम्पी एंड हरक्यूलेनम हैं, 24 अगस्त 79 सेंचुरी में ये डिस्ट्रॉय, पूरी के पूरे जो सिटीज़ थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। मोआना लोआ ऑन हवाई आइलैंड इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वोल्केनो। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वोल्केनो है। जैसे अर्थ पर वोल्केनो प्रेजेंट हैं, ऐसे सोलर सिस्टम में अदर प्लेनेट पर भी वोल्केनोज होते हैं। ओलंपस मोन मार्स पर सिचुएटेड लार्जेस्ट वोल्केनो है। Now types of volcanoes. There are 3 different types of volcanoes according to their activeness. First one is extinct volcano, dormant volcano and active volcano. Extinct volcano वो volcanoes होते हैं जो इरप्टिंग जिनमें स्टॉप हो गई है, इट मीन्स जिनमें से मैग्मा चैम्बर बिल्कुल फिनिश हो गया है, वहाँ से मैग्मा कभी भी बाहर आने वाला नहीं है, वो बिल्कुल फिनिश हो गया है। नाउ डोरमेंट वोल्केनो होते हैं जो अभी फुल्ली इरप्ट नहीं हुए हैं, कुछ टाइम के लिए उनमें से मैग्मा फॉर्म बाहर नहीं आता है, बट वो फ्यूचर में कभी भी इरप्ट हो सकते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन वो कभी भी कर सकते हैं। सो दीज टाइप्स ऑफ वोल्केनोज इज नॉन एज डोरमेंट वोल्केनो। ओके, नाउ एक्टिव वोल्केनो वो वोल्केनोज होते हैं जिनमें कंटिन्यूसली लावा बाहर आता ही रहता है, ये वोल्केनोज एक्टिव वोल्केनोज कहलाते हैं। पैसिफिक ओशियन में सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं, इसलिए इसे रिंग्स ऑफ फायर कहा जाता है। इंडिया में बैरन आइलैंड में अंडमान निकोबार में एक एक्टिव वोल्केनो है, केवल ये ही इंडिया में एक एक्टिव वोल्केनो है। पैसिफिक ओशन में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। नाउ लैंडस्लाइड्स अकर इन हिली एरियाज में लैंडस्लाइड बहुत होती है, रेनी सीजन में मोस्टली ये देखी जाती है। हिली एरियाज में क्या कहा होता है, कभी कभी बिग रॉक्स, स्टोन्स, मड के साथ वो स्लाइड हो जाती हैं, पूरा का पूरा जो प्लेस होता है, एक प्लेन सरफेस होता है, वो नीचे की तरफ खिसकने लगता है। ये डिफॉरेस्टेशन के कारण होता है। डिफॉरेस्टेशन के कारण इट मीन्स ट्रीज़ को कट करने के कारण जो सॉइल होती है वो बहुत लूज़ हो जाती है, और लूज़ होने के कारण वो नीचे की तरफ खिसक जाती है। हिली एरियाज़ में मोस्टली ये बहुत ज़्यादा होता है रेनी सीजन में, जिसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में लॉस होता है। नाउ सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हार्बर वेव। इट मीन्स इसमें जो वेव्स होती हैं बहुत बड़ी वेव्स होती है जो सी में डिस्टरबेंस के कारण जनरेट होती हैं, और कोस्टल एरिया के जो भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी चीज़ें प्लेसेस वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, उन्हें वो बहुत बड़ी मात्रा में डैमेज करती हैं, अपने साथ उन्हें बहाकर ले जाती हैं। ये सभी डायरेक्शन में चलती हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, सब चीज़ें हो, जो भी कोस्टल एरिया में मिलेगा वो सब चीज़ें वो अपने साथ बहाकर ले जाएंगी। सी में डिस्टरबेंस के कारण मोस्टली ऐसा होता है।
इसके कारण कम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्टेशन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इट मीन्स वो सब चीज़ें लॉस्ट हो जाती हैं वहाँ से, उन सब चीज़ों की सुविधा नहीं रहती है। बहुत सारे लोग होमलेस हो जाते हैं। इंडियन ओशन में 26 दिसंबर 2004 को आने वाली सुनामी से नियर अबाउट 3 लाख पीपल होमलेस हो गए थे और इतने ही लोगों की डेथ हो गई थी। सो अगर सुनामी से पहले जो वार्निंग दी जाती है, पहले बताया जाता है, प्रिडिक्शंस की जाती हैं, उसे सुनकर लोगों को अवेयर होना चाहिए, उससे उसे सुनकर और कोस्टल एरिया से कहीं दूर सेफर प्लेस पर उन्हें चले जाना चाहिए। नाउ फ्लड्स एंड साइक्लोन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। लुक, रेनी सीजन में जब हैवी रेनफॉल होता है तो रिवर वाटर जो होता है वो एक हाई लेवल में फ्लो होने लगता है। रिवर का जो वाटर होता है उसका फ्लोइंग राइज हो जाता है। उस राइज होने के कारण जो रिवर का वाटर है वो सिटीज़ और विलेज में फ्लड होने लगता है। और ये किस लिए होता है? एबनॉर्मली हाई रेनफॉल होता है। जब हैवी रेनफॉल होता है, ग्लेशियर तेजी से मेल्ट होते हैं या फिर डैम फेलियर हो जाता है, इट मीन्स डैम में क्रैक आ जाती है या फिर डैम टूट जाता है, तो इसके कारण रिवर का जो वाटर होता है वो सिटीज़ और विलेज में बहना स्टार्ट हो जाता है। ये वाटर फ्लो की एडवर्स कंडीशन ही फ्लड कहलाती है, जिसके कारण जो प्लेसेस होते हैं उनमें पानी, हाउसेस में, बिल्डिंग्स में पानी बहुत बड़ी मात्रा में भर जाता है। और इससे जब हैवी रेनफॉल होता है इसके बाद स्ट्रॉन्ग विंड्स जनरेट होती हैं, उनसे साइक्लोन्स बनते हैं। साइक्लोन्स जो होते हैं वो मोस्टली कोस्टल एरियाज में, उड़ीसा या फिर वेस्ट बंगाल में ज़्यादा होते हैं। कोस्टल एरियाज में मोस्टली साइक्लोन्स आते हैं। फ्लड्स और साइक्लोन से मिलियंस ऑफ पीपल हर साल अफेक्टेड होते हैं और इससे लाइफ और प्रॉपर्टी लार्ज स्केल पर डैमेज हो जाती है। फ्लड्स और साइक्लोन्स क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं और इसके फ्लड के बाद मोस्टली वाटर बोर्न डिसीजेज भी हो जाती हैं, लाइक एज कॉलेरा एंड जॉन्डिस। सो जब हमें प्रिडिक्शंस मिले कि वहाँ पर वाटर लेवल बहुत हाई है, फ्लड आने के चांसेस हैं, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को प्रिडिक्शन सुनकर सेफर प्लेस पर मूवमेंट करने के लिए सोचना चाहिए। इवन वहाँ से मूव कर ही देना चाहिए। नाउ ड्रॉट, व्हेन देयर इज़ नो रेन, रेन नहीं आती या फिर रेन बहुत कम आती है, जिसके कारण वहाँ रहने वाले लोग, जो पीपल होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो प्रॉपरली फूड क्रॉप भी ग्रो नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर फूड नहीं होता है। और वाटर की स्कार्सिटी के कारण ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि फूड क्रॉप ग्रो ही नहीं कर पाते। ये सिचुएशन ही ड्रॉट कहलाती है। इसके कारण हंगर और पॉवर्टी से एनिमल्स और जो वहाँ रहने वाले लोग होते हैं वो मरने लगते हैं। इस सीवर कंडीशन को फेमाइन कहा जाता है। इसके कारण फूड क्रॉप भी नहीं होती है। ड्रॉट के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, जिससे वहाँ पर ड्रॉट बहुत कम हो, वहाँ रहने वाले लोगों को रेन हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। डिफरेंट टाइप्स के इरिगेशन का यूज़ करना चाहिए। इट मीन्स ड्रिप इरिगेशन करनी चाहिए। ड्रिप इरिगेशन मीन्स क्या होता है कि इसमें हमें प्लांट्स जो होते हैं, फूड क्रॉप जो होते हैं, उनमें रूट टू रूट वाटर सप्लाई किया जाता है। ये मेथड ही ड्रिप इरिगेशन कहलाता है। इससे वाटर की वेस्टेज बच जाती है और कम पानी में हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम रेन के समय आने वाले पानी को कलेक्ट कर लेते हैं और उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं, जिससे वाटर की स्कार्सिटी होने पर उस वाटर को यूज़ किया जा सकता है। सो इस तरीके से हम ड्रॉट्स के इफ़ेक्ट को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। नाउ कंसिक्वेंसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। एज यू ऑल नो कि ह्यूमन का इन नेचुरल डिजास्टर्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। जस्ट हम उन्हें कम करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनसे जो इनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, लाइक लॉस ऑफ लाइफ एंड इंजरी। इसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में ह्यूमन और एनिमल्स की डेथ होती है।
बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं, परमानेंटली फिजिकली चैलेंज हो जाते हैं, हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। मीन्स वो कुछ ऐसे हो जाते हैं कि उसकी तो डेथ ही हो जाती है, कुछ ऐसे होते हैं कि वो उनका कोई फिजिकल वर्क नहीं कर पाता है कोई ऑर्गन, जिसके कारण वो फुल्ली लाइफ के लिए पैरालाइज्ड हो जाते हैं। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का बहुत लॉस होता है, लाइक रोड्स, क्रॉप्स, हाउसेस, डैम्स, मॉन्यूमेंट्स और दूसरे प्लेसेस डैमेज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग होमलेस हो जाते हैं, बिजनेस और प्रॉपर्टी का बहुत लॉस होता है, सर्विस डिस्ट्रप्शन हो जाती हैं, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और अदर फैसिलिटीज़ अफेक्ट होती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उनकी सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, जिसे स्टेबलाइज होने में बहुत टाइम लगता है। बहुत सारे लोगों की लिवलीहुड सोर्स ख़त्म हो जाता है, एपिडेमिक स्प्रेड हो जाती है, एपिडेमिक फैल जाती है, जिस प्रॉपर सैनिटरी फैसिलिटी नहीं होती है, जिसके कारण एपिडेमिक फैल जाती है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मेडिकल केयर, इन सब चीज़ों से लोग वंचित रह जाते हैं। ये नेचुरल डिज़ास्टर्स ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण बहुत आती हैं। यदि हम इन्हें नेचर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि नेचुरल डिज़ास्टर्स के आने की फ्रीक्वेंसी को हम कम कर सकें। जब नेचुरल डिज़ास्टर्स आती हैं तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज़ लोगों की हेल्प करते हैं। वो फूड पैकेट्स वहाँ तक पहुँचाते हैं जिनसे लोग प्रॉपरली उन्हें फूड मिल सके, वो वहाँ पर सरवाइव कर सकें। फूड पैकेट्स, क्लॉथ्स, मेडिसिन, नीडी थिंग्स वो वहाँ पर सप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एनजीओज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो डिज़ास्टर साइट पर हेलीकॉप्टर के थ्रू जाते हैं और वहाँ पर फूड पैकेट्स, क्लॉथ्स, मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं। एनजीओज़ रिलीफ कैंप भी लगाते हैं जहाँ से लोगों को राशन, मनी, क्लॉथ सब चीज़ें दी जाती हैं। सो नेचुरल डिज़ास्टर्स काफ़ी हद तक लोगों को बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट डालती हैं, बट एनजीओज़ और गवर्नमेंट इसको उसे काफ़ी हद तक कम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप you will learn from it and enjoy it. Okay, I'll meet you in another session. Bye bye.